हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। हमारे 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा 2000 प्रश्नों की श्रृंखला का सेशन बिल्कुल लगातार चल रहा है। आप उसको ज़रूर अटेंड करें और निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करते हैं हमारी तैयारी को उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और हमारा जो भी पढ़ा हुआ है उसका हम अच्छे से मूल्यांकन कर पाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ 1976 में, 1977 में, 1980 में या 1986 में? तो परिवार कल्याण कार्यक्रम जो आरंभ हुआ है सन 1977 में आरंभ हुआ। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रावधान है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि हमारा क्या जीवन स्तर को ऊंचा करना। तो यह हमारे 1977 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला है, एक परिवार चलाने में शामिल जिम्मेदारियों के प्रबंध को क्या कहा जाता है? गृह प्रबंध, हाउस कीपिंग, परिवार प्रबंध, संसाधनों का देख रेख। एक परिवार चलाने में शामिल जिम्मेदारियों के प्रबंध को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे गृह प्रबंध कहेंगे, होम मैनेजमेंट उसको कहते हैं। और यह सबसे सरल अर्थों में अगर जो गृह प्रबंध है वह क्या होता है? एक उद्देश्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। अब वो साधन अगर हम बात करें तो साधन दो प्रकार के हो सकते हैं, मानवीय साधन, अमानवीय साधन। जितना हमारी मानवीय साधन के अंतर्गत हमारी बुद्धि, अभिरुचि हमारी हो गई, हमारी कुशलताएं हो गई, ये क्या अभिवृत्तियां हैं, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? ये हमारे मानवीय साधन के अंतर्गत आती है। अमानवीय साधन की मैं बात करूं तो सभी भौतिक वस्तुएं, साथ ही में क्या धन हो गया, और क्या आपकी जो भी सामुदायिक जो आपको सेवाएं सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो सब किसके अंतर्गत? अमानवीय साधन के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक जिसमें की बाजार में उपभोक्ताओं के हितों का सबसे अच्छा संरक्षक माना गया, वह किसकी रचना है? री बंसल अग्रवाल की, एडम स्मिथ की, प्रोफेसर जे.के. मेहता की या प्रोफेसर कुन्नो की? तो ये जो द वेल्थ ऑफ नेशंस बुक है ये सबसे उपभोक्ताओं के हित का सबसे अच्छा संरक्षक इसको माना गया है। और तो यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये महान जो अर्थशास्त्री हैं, जो धन संबंधी अर्थशास्त्र के प्रणेता हैं के नाम से जिनको हम जानते हैं, वो कौन है? प्रोफेसर एडम स्मिथ महोदय हैं, जो कि 1776 में इन्होंने अपनी बुक लिखी। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन जो किताब है उसका प्रकाशन किया गया और जो उपभोक्ता है उनके हितों के लिए बहुत ही अच्छा संरक्षक माना गया। इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक, तो वो किसकी है? एडम स्मिथ महोदय की है। अगला है, घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए निम्न उपाय की आवश्यकता है? बचत करना, बजट बनाना, मितव्ययिता करना या उधार लेना? तो घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय होगा वह क्या होगा? वो बजट बनाना होगा। ठीक है, बजटिंग सबसे अच्छा उपाय है जिसमें कि हम परिवार के हमारे जो इनकम हो रही एक्सपेंडिचर है उसको हम क्या करते हैं? बैलेंस करके रखते हैं। और यहाँ पर परिवार की आय का निर्धारण किया जाता है, तत्पश्चात आवश्यकता के अनुसार व्ययों का समायोजन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है हमारा, एक पॉलिसी जिसे किसी निर्दिष्ट अवधि में या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद एक मुफ्त राशि प्रदान करने के लिए रूपांकित किया गया, उसका नाम क्या है? एंडाउनमेंट पॉलिसी, बीमा पॉलिसी, संचयी पॉलिसी या सउद्देश्य पॉलिसी? तो वो कौन सी पॉलिसी है? बीमा पॉलिसी है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वह क्या सही हो जाता है? वो क्या है? बीमा पॉलिसी है। और ये इसमें क्या है? मुफ्त राशि मृत्यु के बाद, मतलब जिंदगी में आप उसको जमा करते रहते हैं, और या किसी व्यक्ति की मृत्यु के अगर कोई एक्सीडेंटल या कोई भी होता है तो वो क्या होता है? एक मुफ्त राशि प्रदान करने के मतलब मृत्यु के बाद क्या होता है? बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। तो वो क्या है? बीमा पॉलिसी ही है। ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर बी है जो है करेक्ट हो जाता है। सजावट का सिद्धांत क्या है? प्रकाश, अनुपात, अनुरूपता, बनावट या रेखा स्थान। सजावट का सिद्धांत की बात कर रहा है कि सजावट का सिद्धांत कौन सा है? तो सजावट का सिद्धांत क्या है? अनुपात एवं अनुरूपता है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। वो क्या है? अनुपात एवं अनुरूपता है। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो सिद्धांत है उसमें क्या अनुपात है, अनुरूपता है और आपका
वो बल हो जाता है आपका, उसमें उसी के अंतर्गत बल जो किसी चीज़ पे एम्फेसिस करना होता है उसको, तो वो भी सिद्धांत के ही अंतर्गत आता है। उसके साथ में और क्या था हमारा, और हम लोग बात करते हैं कि लय भी उसी के अंतर्गत आती है। बल हो गया, अनुपात हो गया, संतुलन हो गया, बल हो गया, लय हो गया, दोहराव है, ये सब क्या किसके सिद्धांत के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, मंडेल ने व्यक्ति के कार्य पद्धति में सुधार परिवर्तनों को कितने भागों में विभाजित किया? 3 भाग में, 5 स्तरों में, परिवर्तनों में सुधार, या संख्या में कुछ। तो कितने भागों में मंडेल ने अपने स्तरों को बांटा? 5 में। और वो पांचों स्तर भी आप नोट डाउन कर लें या याद कर लें उसको आप अच्छे से, क्योंकि कई बार एक आध स्तर को क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं, और फिर उससे पूछते हैं कौन सा इसमें से है या कौन सा इसमें से नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि सबसे पहला क्या है, यहाँ पर लिखें आप सबसे पहले पहले पे क्या है, हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन। ठीक है, हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन, इसमें क्या, बाएं हाथ का प्रयोग, दैनिक दिनचर्या में सुधार या गुरुत्वाकर्षण की सहायता आदि। फिर दूसरे में हमारा क्या हो जाता है, तैयार उत्पाद में परिवर्तन। क्या है, तैयार उत्पाद में परिवर्तन। फिर तीसरा क्या है हमारा, उत्पाद में परिवर्तन। ठीक है, जो भी चीज हम बनाते हैं उसमें परिवर्तन। फिर कच्चे माल में परिवर्तन और उपकरण में परिवर्तन। चौथा क्या है, कच्चे माल में परिवर्तन, और पांचवा क्या है, उपकरण में परिवर्तन। तो इसको क्रम से लगाने के लिए भी कभी कभी आ जाता है। तो ये पांचों को आप याद रखेंगे कि जो ये वो मुंडेल महोदय हैं, उन्होंने कार्य सरलीकरण का जो उसको 5 भागों में, 5 स्टेप में बांटा है, उसमें कौन कौन सा है। तो उसमें क्या हो जाता है, उसकी संख्या कितने स्तरों में विभाजित किया, 5 स्तरों में विभाजित किया है। अच्छा, गृह प्रबंध क्या है, कार्य को पूर्ण करना, स्रोतों का इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो, घर का रखरखाव हो तथा घर का रखरखाव स्फूर्ति से हो। तो गृह प्रबंध क्या है, गृह प्रबंध ये है कि क्या है कि इस तरह स्रोतों का इस प्रकार से प्रयोग करें कि हमें क्या, जो भी हमने निर्धारित लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनकी प्राप्ति हो जाए। गृह प्रबंधन निर्णयों की एक श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक संसाधनों का उपयोग कर पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया सम्मिलित है। प्रक्रिया में एक दूसरे पर निर्भर 3 या अधिक चरण होते हैं। आयोजन के विभिन्न तत्वों का नियंत्रण चाहे वह स्वयं के द्वारा किया जाए हो और तथा अन्य के द्वारा, और परिणाम का मूल्यांकन जो आगामी आयोजन के लिए मार्गदर्शन होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा एक सार्वभौमिक ब्लीच है जो सब्जियों और जानवरों दोनों के तंतुओं पर प्रयोग किया जाता है। मतलब आपके प्लांट और एनिमल रेशे दोनों तंतुओं पर प्रयोग किया जाता है, और रेशम, ऊन और रेयॉन के लिए भी एक सुरक्षित ब्लीच के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट है, ऑक्जेलिक एसिड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, और सोडियम हाइपोक्लोराइड है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होता है, जिसको यूनिवर्सल ब्लीच के नाम से हम जानते हैं, वो क्या है आपका, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, H2O2। यह क्या है, एक यूनिवर्सल ब्लीच है। यूनिवर्सल के ब्लीच के नाम से भी इसे जान लिया जाता है। तो इसको हम सभी पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। घास का धब्बा मिटाने के लिए निम्नलिखित में से किस रिएजेंट का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड, मिथाइल युक्त स्पिरिट, सोडियम हाइड्रोसल्फेट या बोरेक्स। तो घास का धब्बा हटाने के लिए किसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मिथाइल युक्त स्पिरिट प्रतिकर्मक का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होता है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है, और जो घास का धब्बा है वह वनस्पति के अंतर्गत आता है। स्टेन रीडिंग का यह क्वेश्चन है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। और यहाँ पर ये रिएजेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग मिथाइल युक्त स्पिरिट रिएजेंट का प्रयोग करते हैं। घास का धब्बा धोने वाले वस्त्रों पर घास के धब्बे केवल साबुन और पानी से छूट जाते हैं। केरोसिन तेल में अथवा अल्कोहल में भी फुला देने से धब्बा हट जाता है। जो आपका मैथिलेटेड स्पिरिट का प्रयोग व धोए जा सकने वाले वस्त्रों पर घास के धब्बे छुड़ाने के लिए उस पर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। बांह जो कंधे व पोशाक के थोक व गले का भी हिस्सा है। काउल स्लीव, डोलमेन स्लीव, कैप स्लीव और रैगलन स्लीव। तो मैंने आपको बताया था कि कंधे, आपके कंधे पोशाक व थोक नहीं, गोल गले का रहेगा, गोल थोक व
गले का भी हिस्सा है, जो भी रहा हो ये मतलब, लेकिन जब आप जान जाए कि गले और कंधे की बात हो रही है तो ये क्या होगा आपका, कौन सी स्लीव, ये आपके रेगुलर स्लीव के अंतर्गत आता है। कौन सी, रेगुलर स्लीव के अंतर्गत आता है। बच्चों के लिए यह स्लीव अच्छी होती है। किमोनो एक अलग चीज़ है जिसमें अलग से प्रश्न आएगा कि बिल्कुल उसमें बाह अलग से कटी नहीं रहती, उसी में अटैच रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर रेगुलर स्लीव करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली डार्ट, फ्लांज, फ्रेंच, फिश या ड्रेस मार्क। तो दोहरी नोक वाली डार्ट, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में बार बार पूछा गया है कि दोहरी नोक वाली जो डार्ट है वो कौन सी है, वो आपकी फिश डार्ट है, ठीक है। कौन सी है, फिश डार्ट है। नेक्स्ट है, सिलाई मशीन के निम्नलिखित में किस भाग को में कंक्रचित छोर होते हैं, मतलब कंक्रचित मीन्स इस तरह के छोर होते हैं, कौन सा ऐसा भाग है। प्रेशर फुट है, फीड डॉग है, थ्रोट प्लेट है या ऑसिलेटिंग हुक है। तो वह कौन सा है आपका, फीड डॉग है। मतलब कि फीड डॉग है जो कि क्या, जो प्रेस करता है यहाँ पे कपड़े को ना, उसके नीचे इस तरह से ऐसे ऐसे दांतीदार वो लगा होता है जो कि कपड़ा को आगे पीछे, आगे मतलब वस्त्र को आगे बढ़ाता जाता है, वही क्या है, फीड डॉग है। और यह निडल प्लेट के नीचे लगा होता है, किसके, निडल प्लेट के नीचे लगा होता है तथा वस्त्र को आगे बढ़ाता है। यदि किसी वस्त्र में एम्ब्रॉयडरी की हो तो प्लेट की सहायता से इसकी हरकत को रोक देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है, जो कि फीड डॉग है। अगला प्रश्न है, अभिकथन, समान पैटर्न बुने हुए महिला रेशों के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। बुने हुए और महिला रेशों के समान गुण होते हैं। तो ये जो है आपका ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है और ए और आर दोनों असत्य है। तो ये जो ये क्वेश्चन है ये इसमें क्या, ए और आर क्या होगा, दोनों असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सव अवसर के लिए कांथा कढ़ाई से बनी पलंग की चादर क्या कहलाती है। कांथा कढ़ाई, ठीक है, क्या कहलाती है, सुजनी कहलाती है, सुबेर कहलाती है, संची कहलाती है या सांगली कहलाती है। तो जो उत्सव अवसर पर कांथा कढ़ाई से बनी हुई चादर वह क्या कहलाती है, सुजनी कहलाती है। क्या कहलाती है, सुजनी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। जो ये कांथा जो है ये बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई है। कांथा से तात्पर्य पैबंद लगाना। वस्त्र को कांथा मुख्यतः बंगाल की स्त्रियों द्वारा निर्मित किया जाता है, जिसमें फटे पुराने वस्त्रों जैसे साड़ी, धोती, चादर, टेबल क्लॉथ, पेटीकोट आदि कई तरह के व्यवस्थित करके एक नया रूप दिया जाता है। अगर कांथा के प्रकार की बात करें, कांथा के प्रकार में लैप कांथा और कांथा, सुजनी, दुजनी, आर सलिता, बेटन, रुमाल आदि इसके अंतर्गत हैं। लेकिन जो ये सुजनी जो कढ़ाई है यह मुख्य रूप से कहाँ की है या क्या है, अगर पूछा जाए कि किस स्थान की है तो ये जो सुजनी है ये बिल्कुल कांथा का ही एकदम रूप है। और ये किसके, कहाँ की, बिहार की है। सुजनी कढ़ाई कहाँ की है, बिहार की है। पटोला साड़ियाँ द्वारा उत्पादित की जाती है, किसके द्वारा, पैठड़ी के द्वारा, टाई एंड डाई के द्वारा, हिमरस के तरह तथा ब्लॉक ड्राइंग के द्वारा। जो पटोला साड़ियाँ हैं वह किसके द्वारा की बनाई जाती है, टाई एंड डाइंग के द्वारा बनाई जाती है। पटोला साड़ियाँ जो हैं वो सिल्क के धागों से निर्मित होती हैं और इसमें पहले ताने एवं बाने के धागे को हल्के रंगों से रंग लिया जाता है तथा इसके बाद इन धागों को जमीन पर फैलाकर वांछित नमूने तैयार कर लिए जाते हैं तथा नमूने के अनुसार रेखाएं बना ली जाती हैं। पटोला साड़ियों में ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी हाथ की छपाई तकनीकी है, ब्लॉक, स्क्रीन, ड्यूप्लेक्स, स्टेंसिल। तो निश्चित रूप से इसमें जो है जो आपका कौन सी छपाई तकनीकी नहीं है, ब्लॉक, कौन सी छपाई तकनीकी नहीं है, तो इसमें जो है ड्यूप्लेक्स छपाई तकनीकी जो है वह क्या नहीं है, हाथ की छपाई तकनीकी नहीं है। ब्लॉक, स्क्रीन छपाई, स्टेंसिल छपाई आदि मुद्रण के अंतर्गत आती हैं, जबकि ड्यूप्लेक्स एक दोहरा मुद्रण है। ठीक है, किसके अंतर्गत, ड्यूप्लेक्स क्या है, यह एक दोहरा मुद्रण है, इसका प्रयोग प्रिंटर के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होता है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बाथोक्रोमिक डाई को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये वाटर साथ में बनाए जाते हैं जिससे क्रोमोजन होता है। यह क्रोमोजन के रंग को हल्का करते हैं या क्रोमोजन के रंग को गाढ़ा करते हैं। विट को ऑक्सोक्रोम थ्योरी से दृढ़ कर लेते हैं।
तो ये जो प्रश्न है कि बोथोक्रोमिक डाई किस नाम के लिए जानी जाती है, क्योंकि ये जो विट की ऑक्सोक्रोम थ्योरी को दृढ़ करती है, विट की ऑक्सोक्रोम थ्योरी को दृढ़ करती है, इसीलिए इसका नाम बोथोक्रोमिक डाई है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाता है। मधुमक्खी मोम और पैराफिन का उपयोग किसमें किया जाता है, कौन सी प्रिंटिंग है जिसमें कि इसका प्रयोग किया जाता है, बाटिक है, ठप्पा छपाई है, स्क्रीन छपाई है या बंदेज है। तो जो ये बाटिक है ये भी क्या है, इसमें क्या, ये भी एक तरफ की रेसिस्ट आपकी डाइंग के अंतर्गत आती है, मतलब इसको अवरोध छपाई के अंतर्गत। तो इसमें अवरोध के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, मोम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इस नमूने के जिस भाग को सफ़ेद रखना होता है उसमें क्या करते हैं, पिघला हुआ मोम वहाँ पर लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, कपड़े की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभर आते हैं उन्हें जलाने की विधि को क्या कहते हैं, कार्डिंग कहते हैं, सिंजिंग कहते हैं, कार्बनाइजिंग कहते हैं या सॉर्टिंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा हुआ है तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगा। और सिंजिंग क्या कहते हैं, उसको झुलसाना कहते हैं। तो कपड़े की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभर आते हैं उन्हें जलाने की विधि को सिंजिंग या झुलसाना कहते हैं। या परिसज्जा द्वारा वस्त्र की सतही संरचना पर अगर मान लो ऊपर कहीं रेशे वगैरह उभर आते हैं, कहीं पे कैसा ऐसे लिंट, छोटे छोटे लिंट अगर आ जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, गर्म रोलरों की सहायता से क्या किया जाता है, झुलसा दिया जाता है, जिससे कि वस्त्र पर परिसज्जा होती है और वस्त्र क्या देखने में चिकने एवं सुंदर लगते हैं। तिरछी लकीरें निम्नलिखित में से किस बुनाई की मुख्य विशेषता है। जब हम वीविंग की बात करते हैं, वीविंग में क्या, जो हमारी ट्विल है, डॉबी है, स्वाइवल है और जैकार्ड है। तो जो तिरछी लकीरें आती हैं वो हमेशा कौन सी बुनाई पर आती हैं, ट्विल बुनाई पर आती हैं। इस बुनाई से निर्मित वस्त्र की सतह पर कैसी डायगोनल स्ट्रिप्स दिखाई देती है, वह दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों तरफ हो सकती है। इसमें क्या होता है, इस बुनाई में बाने के धागे ताने के 2 या 2 से अधिक धागों के ऊपर निकल ताने के किसी एक धागे के नीचे से निकलते हैं और अंत में इस प्रकार पूरी पंक्ति पूरी हो जाती है। अच्छा, एक पंक्ति जब हम उस पे अगर करघे पर जब पूरी होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे एक पिक कहते हैं। ठीक है, उसे एक पिक कहते हैं। ट्विल बुनाई में लहर के समान धारियां दाईं से बाईं तथा बाईं से दाईं दोनों ओर जाते हुए दिखती हैं। इस प्रकार इस बुनाई विधि में तिरछी रेखाएं दानेदार तथा बानेवार दोनों तरफ से लाई जाती हैं। ठीक है, तानेदार तथा बानेवार मतलब ताने की तरफ से और बाने की तरफ से दोनों प्रकार से धारियां लाई जा सकती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं दोनों तरफ से लाई जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कपड़े को 10% कास्टिक सोडा में खींचकर 2 मिनट भिगोने की विधि को क्या कहते हैं, कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, मर्सराइजिंग या पार्चमेंटाइजिंग। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मर्सराइजिंग। प्रश्न यहाँ से आया था कि मर्सराइजिंग विधि में किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है, उत्तर था क्या, कास्टिक सोडा। और कितना, 10% कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो मर्सराइजिंग की जो प्रक्रिया है वह किन वस्त्रों पर की जाती है, या सूती वस्त्रों पर की जाती है। और किस उद्देश्य से की जाती है, वस्त्रों को चमकदार बनाने के लिए की जाती है। और इसे क्या, वस्त्र को या धागे को ठंडे कास्टिक सोडा के घोल में डाल देते हैं, जिससे कि क्या हो जाए और उसमें सिकुड़न कम हो सके, तंतु की ऐंठन को समाप्त किया जा सके, जिससे तंतु के वस्त्र चमकदार दिखाई हो। वस्त्र मर्सराइज करने के लिए 15 से 20% तक सांद्रता वाले कास्टिक सोडे के घोल में 1 या 2 मिनट तक के कमरे के तापमान में डुबोए रखा जाता है। फिर वस्त्र को खींचकर कास्टिक सोडा में धोया जाता है। तो यहाँ से ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाता है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। पढ़ाया हुआ पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, कीप लर्निंग।